नमस्कार, स्वागत है आपका बिंदास खबरें में। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि संसद में कृषि से जुड़े तीनों विधेयक पास होने पर पीएम मोदी ने अन्नदाताओं को दी है बधाई और कहा कि करोड़ों किसान होंगे सशक्त। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि संसद में कृषि से जुड़े तीनों विधेयकों पर अंतिम मुहर लग गई है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में कृषि बिल ध्वनि मत से पास हो गया, जिसके बाद पीएम ने ट्वीट करके कहा कि भारत के कृषि इतिहास में आज एक बड़ा दिन है। संसद में अहम विधेयकों के पारित होने पर मैं अपने परिश्रमी अन्नदाताओं को बधाई देता हूं। ये न केवल कृषि क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाएगा, बल्कि इससे करोड़ों किसान सशक्त होंगे। और इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक हमारे किसान भाई बहन कई प्रकार के बंधनों में जकड़े हुए थे और उन्हें बिचौलियों का सामना करना पड़ता था। संसद में पारित विधेयकों से अन्नदाताओं को इन सबसे आजादी मिली है। इससे किसानों की आय दुगनी करने के प्रयासों को बल मिलेगा और उनकी समृद्धि सुनिश्चित होगी। हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिक तकनीक की तत्काल ही जरूरत है, क्योंकि इससे मेहनतकश किसानों को मदद मिलेगी। अब इन बिलों के पास होने से हमारे किसानों की पहुंच भविष्य की टेक्नोलॉजी तक आसान होगी। इससे न केवल उपज बढ़ेगी, बल्कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे और ये एक स्वागत योग्य कदम है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि जो कृषि से संबंधित विधेयक पास हुए हैं, क्या आप उनके साथ हैं या आप उनके खिलाफ हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारत को मिली बड़ी कामयाबी। चीनी सीमा पर 6 नई पहाड़ियों पर किया कब्जा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा पर भारतीय सेना ने पिछले 20 दिनों में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारतीय सेना ने पिछले 20 दिनों में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए चीन की सीमा पर 6 नई पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। चीनी सेना भारतीय सेना पर हावी होने के वास्ते इन पहाड़ियों पर कब्जा करना चाहती थी। आपको बता दें कि सरकार के उच्च सूत्रों ने बताया कि हमारे जवानों ने 6 नई बड़ी पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है, जिसमें मागर हिल, गुरंग हिल, रेजांगला, राचनाला, मोखपारी और फिंगर 4 रिज लाइन पर सबसे बड़ी चोटियां शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि ये पहाड़ियां दक्षिणी से उत्तरी किनारे तक फैली हुई हैं। इस कामयाबी ने जारी संघर्ष के बीच भारत को विशिष्ट क्षेत्रों में चीन पर बढ़त दिला दी है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चीनी आक्रामकता के बाद भारतीय सुरक्षा बल बहुत ही समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की निगरानी में सैन्य ऑपरेशन किए जा रहे हैं। दोस्तों, जिस तरीके से भारतीय सेना काम कर रही है, वाकई में काबिले तारीफ है। तो उनकी कामयाबी के लिए एक छोटा सा लाइक तो बनता है। और दोस्तों, भारतीय सेना के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कृषि बिलों को ध्वनि मत से पारित कराने का विरोध, 12 सांसद सदन में धरने पर बैठे। दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्षी दलों के भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में कृषि विधेयकों को पारित कर दिया गया। कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को भी पारित कर दिया गया। ध्वनि मत से पारित होने से पहले इन विधेयकों पर सदन में खूब हंगामा हुआ। वहीं 12 सांसद सदन में ही धरने पर बैठ गए। सदन खत्म होने के बाद भी कुछ सांसद राज्यसभा में धरने पर बैठ गए थे। हालांकि बाद में राज्यसभा सांसदों ने सदन के अंदर ही धरना खत्म किया और सदन परिसर में गांधी जी की मूर्ति के पास जाकर धरना देने लगे। विपक्षी पार्टियों के नेता गांधी स्टैचू पर धरने पर बैठे, जिसमें कि कांग्रेस के नेता, आम आदमी पार्टी के नेता और कांग्रेस सहित कई पार्टी के नेता मौजूद थे। कुछ देर बाद सांसदों का ये धरना खत्म हो गया। और दोस्तों, आपको बता दें कि धरने के दौरान कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कृषि बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा। केसी वेणुगोपाल ने ट्वीट किया कि पहले सरकार तब अध्यादेश लेकर आई जब सदन में उनके पास किसान विरोधी कानून को लागू करने के लिए सत्र नहीं था। अब सदन में वे बिल किसी भी मत विभाजन या फिर चर्चा के इसे पारित कराया। ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिवस है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या जो बिल पास हुआ है, क्या वो किसानों के विरोध में है या किसानों के काम का है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि केंद्र सरकार आपके खाते में डाल रही है 1 लाख रुपया। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट को। दोस्तों, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार महिला स्वरोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं को उनके बैंक खाते में 1 लाख रुपए दे रही है। पिछले कई दिनों से फेसबुक और व्हाट्सएप पर यह मैसेज दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि खबर पूरी तरह से फेक है। जी हाँ, अगर आपने भी ऐसी खबर पढ़ी है या फिर वीडियो देखा है तो उस पर विश्वास मत कीजिए। हम बताते हैं इस खबर की सच्चाई। दोस्तों, आपको बता दें कि दावा ये किया गया है कि केंद्र सरकार महिला स्वरोजगार योजना के तहत सभी महिलाओं को उनके बैंक खाते में 1 लाख रुपए दे रही है, जबकि फैक्ट चेक की टीम ने बताया कि ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा महिला स्वरोजगार जैसी कोई भी योजना नहीं चलाई जा रही।
दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना काल में देश भर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, ऐसे में कई फेक खबरें तेजी से वायरल हो रही है। भारत किसान की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने वायरल खबर का खंडन करते हुए कहा कि सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। सरकार ने भी कोरोना काल में इस तरह की फर्जी खबरों को फैलने से रोकने के लिए कई प्रयास किए हैं। और दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि देश में नहीं टला है कोरोना का खतरा, कहीं धारा 144 तो कहीं फिर से लगेगा लॉकडाउन। दोस्तों एक बार फिर से आपको बता दें कि देश में कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। हर रोज संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख को पार कर गया है। वहीं पूरी दुनिया में अभी तक 9 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे कोरोना प्रकोप के बीच कुछ राज्यों ने कुछ शहरों में लॉकडाउन करने का ऐलान किया है। जहां संक्रमितों की संख्या ज्यादा हो रही है, वहीं कुछ शहरों में धारा 144 भी लगा दी गई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राजस्थान में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 11 जिला मुख्यालयों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 लगा दी है। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोगों के समूह में इकट्ठा होने पर भी रोक लगाने का फैसला किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इसका फैसला लिया गया। दोस्तों आपको बता दें कि गंभीर स्थिति के मद्देनजर जयपुर, जोधपुर, कोटा, अलवर, अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, उदयपुर, सीकर, पाली और नागौर जिलों के मुख्यालय वाले शहरों में सार्वजनिक स्थलों पर धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि छत्तीसपुर के रायपुर समेत कई प्रमुख शहरों में एक बार फिर से 21 सितंबर की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात 12 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। जिला प्रशासन ने रायपुर को पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। लॉकडाउन के दौरान सिर्फ दूध, मेडिकल और पेट्रोल पंप को निर्धारित समय तक खोलने की अनुमति दी गई है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच मुंबई में भी धारा 144 लगाने का फैसला लिया गया है। ये आदेश 30 सितंबर तक लागू रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब के भी सभी नगर निगम पूरे सितंबर में रविवार के लॉकडाउन का निरीक्षण कर रहे हैं। अगस्त में शनिवार और रविवार दोनों दिन लॉकडाउन था। दोस्तों हम आपसे भी जानना चाहते हैं, आप जिस राज्य या जिस भी शहर में रहते हैं, क्या वहाँ भी लॉकडाउन या धारा 144 लगी है? तो कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों अब बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्या अब कभी नहीं छपेंगे 2000 के नोट? सरकार ने संसद में दी है सफाई। दोस्तों आपको बता दें कि धीरे धीरे 2000 रुपए के नोट सर्कुलेशन से घटते जा रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि एटीएम में पिछले कुछ महीनों से 2000 रुपए के नोट कम निकल रहे हैं। पिछले दिनों कई बार ऐसी खबरें आई कि सरकार ने 2000 रुपए की करेंसी की छपाई पर रोक लगा दिया है, जिस पर अब सरकार ने संसद में सफाई दी है। दोस्तों आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद करने को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। लोकसभा में एक लिखित जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी खास मूल्य वर्ग के नोटों की प्रिंटिंग का फैसला सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से सलाह के बाद लेती है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2019 और 20 और साथ ही 20 और 21 में 2000 के नोट की छपाई के लिए कोई मांग पत्र नहीं भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद सरकार ने नोटों की छपाई को बंद करने को लेकर कोई फैसला नहीं किया। उन्होंने संसद में कहा कि 31 मार्च 2020 तक 2000 रुपए के 27,398 लाख नोट सर्कुलेशन में थे, जबकि मार्च 2019 तक 32,910 लाख नोट सर्कुलेशन में थे। वहीं 2018 के अंत तक चलन में मौजूद 2000 रुपए के नोटों की संख्या 33,632 लाख थी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने आरबीआई के हवाले से कहा कि कोरोना संकट की वजह से लॉकडाउन के दौरान नोटों की छपाई बंद थी, लेकिन बाद में केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से जारी गाइडलाइंस के अनुसार अब प्रिंटिंग हो रही है। तो दोस्तों जिस तरीके से आप खबरें सुन रहे थे कि 2000 रुपए के नोट की छपाई अब बंद हो गई है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इस खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि हर्ड इम्यूनिटी या वैक्सीन न मिली तो मौसमी बीमारी बन जाएगा कोरोना, नई स्टडी से बढ़ी है चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि बीते कई महीनों से दुनिया भर के लोग कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे हैं। महामारी से छुटकारा पाने के लिए दिन रात वैक्सीन पर काम किया जा रहा है। कोविड-19 को लेकर वैज्ञानिकों ने अब एक नई खोज की है। जर्नल फ्रंटियर इन पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित शोध के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले समय में जब लोगों में हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी तो कोरोना एक मौसमी बीमारी बनकर रह जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि रिपोर्ट में शोधकर्ताओं ने कहा कि मौसम के बदलते ही सर्दी जुकाम जैसी बीमारियों के फैलने का खतरा काफी बढ़ जाता है। उसी तरह कोरोना वायरस भी खांसी, सर्दी, जुकाम फैलाने वाले वायरस की तरह बनकर रह जाएगा, जब तक कि कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीन नहीं बनती है या फिर लोगों
में हर्ड इम्यूनिटी विकसित नहीं हो जाती है, तब तक कोविड-19 ऐसे ही लोगों में फैलता रहेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि रोबोट ने की है कैंसर की सर्जरी, जल्दी ठीक हो गया मरीज, पहली बार हुआ ऐसा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि एक रोबोट ने डॉक्टरों की 3 टीम के साथ मिलकर कैंसर मरीज की सर्जरी कर दी है। किसी कैंसर मरीज की इस तरह ये सर्जरी पहली बार की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इस अनोखे प्रयोग की वजह से मरीज के रिकवरी टाइम में 1/3 की कमी आई है। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के नॉरफोक और नॉर्विच यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ये फैसला किया था कि सर्जरी के तीनों स्टेज एक साथ ही पूरे किए जाएंगे, इसलिए डॉक्टरों की तीनों टीम ने रॉबर्ट के साथ एक ही वक्त में सर्जरी की प्रक्रिया शुरू की। दोस्तों एक खास बात आपको बता दें कि ये सर्जरी जुलाई के महीने में की गई थी, लेकिन इससे जुड़ी जानकारी अब प्रकाशित की गई है। सर्जरी में कुल 14 डॉक्टरों ने हिस्सा लिया था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रयोग से आने वाले दिनों में कई सर्जनों के एक साथ ऑपरेशन करने का रास्ता भी खुलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कृषि बिलों के विरोध में किसानों का दिल्ली कूच, राजधानी की सभी सीमाओं पर अलर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि खेती किसानी से जुड़े तीनों विधेयकों पर संसद में चर्चा चल रही है और इन बिलों को लेकर राज्यसभा में जोरदार हंगामा भी हुआ। उधर संसद के बाहर भी इस बिल को लेकर भूचाल मचा हुआ है। हरियाणा और पंजाब के किसान बीते कई दिनों से बिलों के विरोध में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और पंजाब के कुछ किसान दिल्ली की ओर कूच भी कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि प्रदर्शनकारी किसानों के आने की सूचना पर दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली की सभी सीमाओं पर फोर्स तैनात कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक अशोकनगर, गाजीपुर एरिया और दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा राजधानी में भी सुरक्षा चौकसी बढ़ा दी गई है। संसद मार्ग और आसपास के इलाकों में दिल्ली पुलिस के सिपाहियों के साथ अन्य फोर्स भी तैनात हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि संसद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले सांसदों पर की जा सकती है सख्त कार्रवाई। सदन में नारेबाजी के साथ फाड़े गए थे पेपर। दोस्तों आपको बता दें कि संसद में रविवार का दिन हंगामेदार रहा और साथ ही राज्यसभा में कृषि से जुड़े अहम विधेयक भी पास किए गए। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर अब कड़ी कार्रवाई किए जाने की संभावना है। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू द्वारा संसद के उन सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की संभावना है जिन सांसदों ने कृषि विधेयकों को लेकर उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की गरिमा को ताक पे रखकर जोरदार हंगामा किया। आपको बता दें कि विपक्षी दलों ने राज्यसभा द्वारा पारित किए गए कृषि विधेयकों का विरोध किया। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार बताया गया है कि राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू इस घटना से बहुत ही परेशान है और उन्होंने उन सांसदों के खिलाफ कार्रवाई करने की संभावना जताई है जिन्होंने संसद में हंगामा किया। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि शिक्षक भर्ती को लेकर एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ एक सप्ताह के भीतर खुद ही बांटेंगे नियुक्ति पत्र। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश में युवाओं को अधिक से अधिक सरकारी नौकरी देने की जोरदार तैयारी में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की अब प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब एक हफ्ते के भीतर ही इनमें से कुछ को अपने हाथ से नियुक्ति पत्र देंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रदेश में 31,661 पद पर सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को गति प्रदान कर दी है। दोस्तों ये 31,661 पद 69,000 सहायक शिक्षकों के पद में से हैं, जिनकी नियुक्ति करने पर सुप्रीम कोर्ट की रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 69,000 में से 31,661 शिक्षकों की भर्ती के निर्देश करीबन 4 महीने पहले दिए थे। इसके बाद कोरोना वायरस संक्रमण के कारण 4 महीने बाद भी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। और दोस्तों इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि ममता को अमानवीय कहने पर भड़के भतीजा अभिषेक, केंद्रीय मंत्री बाबुल को भेजा लीगल नोटिस। दोस्तों बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, तृणमूल और भाजपा में तकरार अब बढ़ती जा रही है। केंद्रीय मंत्री और आसनसोल से सांसद बाबुल सुप्रियो ने एक ट्वीट को लेकर तृणमूल सांसद और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी खासा नाराज हुए हैं। दोस्तों इसके साथ आपको बता दें कि अभिषेक ने बाबुल को लीगल नोटिस भेजा है। बंगाली में किए गए एक ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने ममता बनर्जी को अमानवीय मुख्यमंत्री कहा था, साथ ही अभिषेक को भी निशाने पर लिया था। इससे खफा अभिषेक ने अपने वकील संजय बासु के माध्यम से शनिवार को एक लीगल नोटिस भेजा है। इसमें बाबुल से नोटिस मिलने के 72 घंटे के भीतर अपना ट्वीट डिलीट करने को कहा गया। हालांकि इससे बेपरवाह बाबुल ने अभिषेक की इस प्रतिक्रिया पर चुटकी ली और बाबुल ने ट्वीट करके लिखा कि बंगाल में एक और बड़ा हो चुका बच्चा है जो मुझे लव लेटर भेजा करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बचपने और घमंड से चूर होकर उठाया गया कदम है और मेरे लिए प्यार तो बिल्कुल नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों बड़ी खबर निकल कर आ रही कि काबा शरीफ जैसी हो सकती है अयोध्या की धनीपुर में बनने वाली मस्जिद, बाबरी के बराबर होगा रकबा। दोस्तों आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अयोध्या के धनीपुर गाँव में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मिली जमीन पर बनने जा रही मस्जिद की बनावट परंपरागत रूप से बिल्कुल अलग हो सकती है और इसका नाम किसी भी
बादशाह या राजा के नाम पर नहीं होगा। न्यायालय के आदेश पर सरकार से मिली 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद, इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर, संग्रहालय और अस्पताल बनने जा रहे हैं। इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन ने रविवार को बताया कि धनीपुर गांव में 15,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में मस्जिद बनाई जाएगी और ये रकबा बिल्कुल बाबरी मस्जिद के बराबर ही होगा। उन्होंने कहा कि इस मस्जिद का आकार बाकी मस्जिदों से बिल्कुल अलग होगा। ये मक्का में स्थित काबा शरीफ की तरफ चौकर होगा। जैसा कि मस्जिद के आर्किटेक्ट नियुक्त किए गए हैं, प्रोफेसर SS अख्तर ने अपने कुछ बयानों में इशारा भी दिया है इस सवाल पर कि क्या काबा शरीफ की ही तरह धनीपुर में बनने वाली मस्जिद में कोई भी गुंबद या मीनार नहीं होगी, तो हुसैन ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि किसान बिल के विरोध में सपा का तर्क, कहा कि हमारी मंडियां वैसे दम तोड़ेगी जैसे जियो के सामने BSNL। राज्यसभा में कृषि से जुड़े बिलों पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि इस बिल के बाद हमारी मौजूदा मंडियां निजी मंडियों के आगे दम तोड़ देंगी। रामगोपाल यादव ने कहा कि बिल के आने के बाद निजी कंपनियां अपनी मंडियां स्थापित करेंगी और उनके सामने मौजूदा मंडियां नहीं चल पाएंगी। सपा नेता रामगोपाल यादव ने तर्क दिया कि जैसे सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL मौजूदा समय में निजी कंपनी जियो के सामने दम तोड़ रही है, उसी तरह से हमारी मौजूदा मंडियां भी निजी मंडियों के सामने दम तोड़ेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने शिवराज को बताया नालायक, CM बोले जनता बताएगी। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की रिक्त सीटों के लिए उपचुनाव होने वाले हैं। उपचुनाव को सूबे की सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत के कारण सत्ता से बेदखल होने वाले कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने CM शिवराज पर करारा हमला बोला है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि शिवराज कह रहे हैं कि किसानों का कर्ज 10 दिन में माफ नहीं किया। शिवराज आप इतने नालायक तो नहीं हैं कि ये भी ना हो कि 53 लाख का कर्जा माफ करने की कार्रवाई कैसे होगी। उन्होंने 26 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का दावा करते हुए कहा कि हमने फसल ऋण माफ किए थे, ट्रैक्टर खरीदने के लिए या फिर मकान बनवाने के लिए कर्ज माफ नहीं किए थे, इनकम टैक्स और GST देने वालों के कर्ज माफ नहीं किए थे। पूर्व CM ने कहा कि हम कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रहे थे और तब भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। शिवराज हमेशा अपनी जेब में नारियल लेकर घूमते हैं और चुनाव के समय दोनों जेब में नारियल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि चिराग का पार्टी नेताओं को इमोशनल लेटर, पापा को ICU में छोड़ पटना नहीं आ सकता। दोस्तों आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर टिकट पाने के लिए सभी सियासी दलों के उम्मीदवार दांवपेच लगा रहे हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि LJP के प्रमुख चिराग पासवान ने इस मसले पर पार्टी प्रत्याशियों से खुला पत्र लिखा है। चिराग पासवान ने ये पत्र उन नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए लिखा जो बिहार विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरना चाहते हैं। चिराग पासवान ने लिखा कि अभी तक बिहार में गठबंधन के साथियों से सीटों के बंटवारे या फिर तालमेल को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। बिहार संसदीय बोर्ड और सभी सांसदों के साथ हुई बैठक में भी ये बातें बताई गई थी। मौजूदा सरकार 7 निश्चय कार्यक्रमों पर काम कर रही है जो 2015 में महागठबंधन राजद, कांग्रेस और जदयू द्वारा बनाई गई थी। चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के विकास को दिशा देने के लिए जरूरी है कि लोक जनशक्ति पार्टी जनता के समक्ष अपने विकास के रोड मैप को रखे, जिससे कि बिहार की जनता ये समझ सके कि जब LJP समर्पित सरकार आएगी तो हमारी विकास की योजना क्या होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चिराग पासवान ने पत्र में लिखा कि रामविलास पासवान की तबीयत का जिक्र भी किया है। चिराग पासवान ने भावुक होते हुए लिखा कि मैं बता चुका हूँ कि पापा यानी कि रामविलास पासवान को रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना काल में लोगों को राशन की दिक्कत न हो इसलिए पापा रूटीन हेल्थ चेकअप को टालते रहे, लिहाजा वे थोड़े अस्वस्थ हो गए हैं। पिछले 3 सप्ताह से दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही वे स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच लौटेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि चिराग पासवान ने लिखा कि एक बेटे के तौर पर पापा को अस्पताल में देखकर बेहद विचलित हो जाता हूं। पापा ने मुझे कई बार पटना जाने का सुझाव दिया, लेकिन बेटा होने के नाते पापा को ICU में छोड़कर मेरे लिए कहीं भी जाना संभव नहीं है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, उत्तरी केरल, दक्षिणी कोंकण और गोवा के साथ साथ आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। इन भागों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर, जबकि गुजरात और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश संभव है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन